गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2023-24 जो 1 फरवरी 2023 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 31 जनवरी को हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस के अंदर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को भी रिलीज कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बात इकोनॉमिक सर्वे की हो या बजट 2023-24 की हो, हम सब कुछ कवर करेंगे। एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट पढ़ना अलग चीज है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करें, एक सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके लिए बजट को पढ़ना और देखना अलग चीज है। क्योंकि जनरली जब हम वीडियोस देखते हैं बजट के बारे में तो वहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि रिलेटेड होते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए उन्हें बताया जाता है। लेकिन जब आप एक्सपेरिएंट होकर, एक स्टूडेंट होकर बजट का एनालिसिस करते हैं तो हर एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो एलोकेशन किए गए सरकार के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा या जो गवर्नमेंट की रिसीट्स के बारे में बात होगी, उनको देखना, उनके बारे में सही से आंकड़ों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बिमलेश, स्नेहा, अब्दुल तालिब, रवि, प्रतिमा, स्नेहा, एवरीवन। तो चलिए पहले शुरुआत बजट के मैं कुछ मुख्य बिंदुओं से कर लेता हूं कि बजट एक्चुअली क्यों बनाया जाता है देश में। देश में बजट बनाने की सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है कि सरकार के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, क्योंकि सरकार की जो प्राप्तियां रहने वाली हैं अगले 1 साल के अंदर, वो सरकार के वह संसाधन है जो देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इनको सही तरीके से किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, इसलिए हम एक बजट की व्याख्या करते हैं, बजट के बारे में समझते हैं। क्योंकि बजट एक एस्टिमेशन करता है आने वाले वर्ष में सरकार के खर्च के बारे में और सरकार की प्राप्तियों के बारे में। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बजट में सिर्फ नेक्स्ट ईयर की ही बात की जाती है। बजट में अगले साल के साथ साथ वर्तमान जो वर्ष चल रहा है यानी कि 2022-23 है, इसके पिछले बजट को रिवाइज भी किया जाता है। और साथ ही जो पिछला साल गुजर चुका है हमारा 2021-22 वाला वर्ष, उस वर्ष के जो एक्चुअल डेटा होगा यानी कि वास्तविक आंकड़े होंगे, उनको भी दर्शाता है। तो एक बजट में मुख्यतः 3 चीजों के बारे में बात की जाती है, अगले वर्ष के बारे में, वर्तमान वर्ष के बारे में और लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष के बारे में। और बजट को हमारे संविधान के अनुसार बनाया जाता है। संविधान का आर्टिकल 112 कहता है कि केंद्र सरकार को बजट बनाना जरूरी है, जबकि राज्य सरकार कहती है कि 202 आर्टिकल के तहत कि उसको भी बजट बनाना जरूरी हो जाता है। जब एक बजट बनाया जाता है फरवरी में अनाउंसमेंट से लेकर उसके एप्लीकेबल होने यानी अप्रैल में लागू होने तक जो पूरा प्रोसेस रहता है, बेसिकली इनको 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन भी होता है, डिस्कशन भी होता है, स्क्रूटनी भी की जाती है यानी जांच भी की जाती है, और उसके अलावा फिर इसके लिए डिमांड्स की जाती है, ग्रांट्स की, एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, फाइनेंस बिल पास किया जाता है। ये सब कुछ करने के बाद तब इसे अप्रैल से लागू किया जाता है। और फाइनली इस पूरी बजट प्रक्रिया के अंदर जो जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आप बजट की कॉन्सेप्चुअल क्लास में ऑब्वियसली कवर कर लेते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2023 के आंकड़ों को लेकर, तो चलिए हम उस पर बात कर लेंगे। और बिल्कुल पास हुआ है, चलिए भाई, हरेंद्र, स्नेहा, एवरीवन। तो यहां बात समझते हैं सबसे पहले कि बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि बजट, मैंने आपसे जिस तरह से कहा है कि इसे एक डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और यह डिपार्टमेंट के द्वारा आर्टिकल 112 कहता है कि हमारे देश में बजट बनाना जरूरी है। और इसको बनाया जाता है किसके द्वारा? आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, वित्त मंत्रालय के तहत होगा। हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा यह बजट फरवरी के पहले कार्य दिवस पर ही पेश किया जाता है। 2017 से यही चर्चा है इसके अंदर, क्योंकि 2017 से पहले ये फरवरी के लास्ट डे किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर कि बजट से ठीक एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा होती है, इसे प्रस्तुत किया जाता है। और बजट को पास करने के लिए टोटल 6 प्रोसेस जरूरी होते हैं। लेकिन सवाल यह कि 2023 में जब बजट पेश किया गया, इससे पहले अगर आप देखें तो पिछले साल जब 2022 में हम थे तो हमारी
निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है यहां पर, उन्होंने ये कहा था कि 2022 से लेकर 2047 तक, आजादी के 75वें साल से लेकर आजादी के 100वें साल तक अमृत काल रहेगा, और इस अमृत काल के अंदर भारत को क्या कुछ अचीव करना है वो 3 लाइंस में उन्होंने डिफाइन किया था। और अगर हम बात करें इस पूरे अमृत काल की, यानी कि 2022 से लेकर 2047 तक के विजन के बारे में, तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजों की बात की गई है। यहां पर सिटीजन्स जो है भारत के, और स्पेशली जो यूथ है भारत का, देखो भारत का जो यूथ है, हम जानते हैं कि भारत में युवा जो है, भारत एक देश है क्योंकि भारत में लगभग जो औसत आयु है लोगों की वो 29 इयर्स की होती है, जो कि इसलिए भारत को युवा बनाती है। और भारत को अगर महाशक्ति बनना है 2050 के अंदर, तो यही मानव, यही इंसान भारत के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करेंगे, ह्यूमन स्किल्ड वर्कर हो जाएंगे जब ये, तो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भारत में सबसे पहले कहा गया कि सिटीजन्स को फोकस करना होगा, स्पेशली यूथ पर। ग्रोथ के साथ साथ जॉब क्रिएशन करना भी इसमें महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया, क्योंकि भारत में लगातार आप देख रहे हैं बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी एक वजह जनसंख्या का ज्यादा होना भी है। लेकिन जॉब क्रिएशन के साथ साथ ग्रोथ को बनाए रखना ये 2047 तक के लक्ष्यों में आता है, और साथ में स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट करना, फाइनेंस के बारे में बात करनी जरूरी है। तो ये 3 चीजों को अमृत काल के लिए विजन के तौर पर रखा गया। लेकिन जब बात शुरू हुई 2023 के बजट के अंदर, तो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कहा इस बजट को हम 7 महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज में, कह सकते हैं प्राथमिकताओं में विभाजित करेंगे। देखो पिछले बजट में अगर हम बात करें तो 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई थी, लेकिन अब की बार के बजट में जो बात है वो 7 बिंदुओं पर की गई, क्योंकि हमें इस पूरे को अमृत काल के दौरान पूरा करना है। तो इसे कहा गया है सप्तऋषि के नाम से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। इसमें आपको सही या गलत कॉम्बिनेशन देके पूछ सकता है कि वो सप्तऋषि का संबंध किससे है, या सप्तऋषि में कौन कौन से बिंदु आते हैं या नहीं आते, जबकि पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल कराऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले बात की गई है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर, समावेशी विकास करना बहुत जरूरी है। देखिए कि भारत में एक बड़ी समस्या जो लगातार चल रही है, देख रहे हैं आप लोग, वो ये है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसने बताया कि भारत में इनइक्वालिटी गैप बहुत बहुत बड़ा होगा। जो भारत में इनइक्वालिटी गैप होगा वो बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि भारत में लगभग शुरू के कुछ परसेंट के जो लोग हैं, मात्र कुछ परसेंट लोग हैं जो देश की 74% इनकम को होल्ड करते हैं, जबकि लास्ट के 50% लोग ऐसे हैं देश के जिनकी इनकम मात्र 3% के पास आती है। यानी देश में इनइक्वालिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए एक तरफ जहां भारत जीडीपी के मामले में दुनिया के 5वें नंबर पर आता है, वहीं अगर बात इनइक्वालिटी की वजह से हंगर की करें तो भारत में हंगर बहुत है, भारत में गरीबी बहुत है, और भारत की एवरेज इनकम काफी कम है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है कि हम सबको साथ लेकर चले। ये समावेशी विकास की बात की गई है इसके अंदर। दूसरा कहा गया रीचिंग द लास्ट माइल, यानी हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक अंत ना हो, यानी कि सभी सुविधाओं को बेहतर से बेहतर करते जाना है। इसका कोई अंत नहीं है। लास्ट माइल आप जानते हैं कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने की कोशिश कर रही है हम सबको, और इसीलिए लगातार विकास और जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाते चले जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है, क्योंकि वर्तमान सरकार आप देख रहे हो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर काम कर रही है, चाहे वो हमारे हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट्स के बारे में बात हो, चाहे बेड बैंक बनाकर सारी एनपीए जो बैंकों का पैसा डूब जाता है उसको कवर करने की बात की गई हो। ये सब कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना है, क्योंकि ज्यादातर जो पूंजीवादी देश होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर ही वर्क करते हैं, और भारत धीरे धीरे इसी ओर अग्रसर हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, भारत है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही, लेकिन धीरे धीरे भारत का जो झुकाव है वो बढ़ता जा रहा है पूंजीवाद की ओर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को लगातार इंक्रीज करना है। अनलीशिंग द पोटेंशियल, जो हमारे भारत के अंदर जो पोटेंशियल है, जो भारत के अंदर योग्यता है, बेसिकली उसको अनलीश करने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है, और उसके बाद उसमें बेहतर विकास किया जा सकता है देश का। तो अपने पोटेंशियल के हिसाब से आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है हमें। साथ में ग्रीन ग्रोथ की बात की जा रही है। ग्रीन मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली बात की जा रही है।
तो बात समझ पा रहे हो आप मेरी तरफ से कि ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए, यूथ पावर पर काम करना बहुत जरूरी है और फाइनेंशियली सेक्टर को मजबूत करना होगा। कोरोना में अच्छे अच्छे देशों की, जो दुनिया के डेवलप देश आप देख रहे हैं, उनकी भी इकोनॉमी की हालत खराब है, फाइनेंशियल सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, लेकिन भारत में फिलहाल ये बहुत अच्छे से होगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं यहां पर, इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखने के साथ साथ ये है वो तस्वीर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो इस तस्वीर के अंदर आप देखोगे अगर, तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा और वो बहुत कुछ ये है कि पिछले, अगर हम बात इन्फ्लेशन की करें, देखो इस डेटा को कवर करते हुए चलना है आपको क्लास के साथ साथ। जो सीपीआई इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन होता है, जनरली थोड़ा सा क्लास को भी याद रखेंगे आप लोग। डब्ल्यूपीआई का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब हम बात करते हैं कि जो सिर्फ गुड्स की महंगाई को कैलकुलेट करता है, ओनली गुड्स की इन्फ्लेशन को देखता है, अप्रैल से लेकर दिसंबर यानी 9 महीने के इस टाइम पीरियड में लगभग भारत में जो डब्ल्यूपीआई की ग्रोथ रही है यानी महंगाई रही है, वो 11.5% के लगभग में आती है। लेकिन जब हम बात सीपीआई की करते हैं, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड हो जाती हैं, और जनरली आप और मुझे जो महंगाई इफेक्ट करती है वो सीपीआई ही होती है, जो कि पिछले 9 महीने का औसत है कि 9 महीने के अंदर महंगाई 6.8% लगभग इंक्रीज हुई है। अगर हम बात करते हैं भारत की जीडीपी को लेकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पिछले साल 2022-23 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है भारत की, वो लगभग 7% की रही है। ये बात इस रिवाइज डेटा में बताई गई कि 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की रही है। लेकिन अगले एक साल में क्या होने वाला है भारत में, ये लगभग 6 से 6.8% रहेगी। जीडीपी का मतलब आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक देश की टोटल प्रोडक्शन वैल्यू या टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और इस हिसाब से भारत दुनिया की जो अभी 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है। जल्दी ही भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएगा, और इस हिसाब से हम जर्मनी और जापान दोनों को पीछे करके सिर्फ यूएसए और अमेरिका और चाइना से पीछे रह जाएंगे मात्र, अदरवाइज हम जल्दी ही तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। तो अगले एक साल में लगभग पूछता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ का टारगेट कितना होगा, 6 से 6.8% रहेगा। मेरी बात को समझेंगे पहले यहां पर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहां पर फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखो हम बार बार ये बात करते हैं कि सरकार बजट तो बनाती है। देखिए इस बार का जो बजट बनाया है सरकार ने, लगभग 45 लाख करोड़ का बजट है, 45.03 लाख करोड़ का बजट है। और इस 45 लाख करोड़ के बजट को पूरा करने के लिए सोचिए, हमारी देश की सरकार को लगभग इसमें से 17.86 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा जो है देश को उधार लेना पड़ेगा। यानी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं भारत के उधार लेने वाले, चाहे वो देश में आरबीआई से लेना हो, जनता से लेना हो, मार्केट से बोरो करना हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई अदर देश से लेना हो, हम इस बार के बजट को पूरा करने के लिए लगभग 17 लाख करोड़ या 18 लाख करोड़ कह सकते हैं उधार लेने वाले हैं। सोचिए ये 18 लाख करोड़ का जो उधार है, इसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। इसको क्या बोला जाता है? फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। और ये फिस्कल डेफिसिट जब परसेंटेज में देखते हैं हम लोग, तो पिछले साल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 2022-23 का है वो 6.4% रहेगा। लेकिन 2023-24 अगले साल की उम्मीद है कि हम इसे 5.9% कर देंगे। तो अगले साल जो होगा ये 5.9% हो जाएगा, तब जाकर ये 18 लाख करोड़ रुपए होगा, क्योंकि ये परसेंटेज निकाली जाती है जीडीपी की। 5.9% रहेगा फिस्कल डेफिसिट। अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं आप जानते हैं। और 3 अलग अलग क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है भारत का, ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है देखो एग्जाम के लिए। और इसमें लगभग भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रही है इस एग्रीकल्चर वाले यानी प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में 3.5% की ग्रोथ रेट रही है मात्र। तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.5% की होगी। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की, जिसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है, जिसमें लगभग जो ग्रोथ रही है भारत की 2022-23 के वर्ष में
4.1% की रही है, 4.1% की रही है। यहां पर याद रखना 4.1% की ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जबकि सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है भारत की सर्विस सेक्टर में पिछले साल 9.1%। ये डेटा बहुत बहुत काम होने आने वाला है आपके एग्जाम के लिए। फिस्कल डेफिसिट कितना है, इन्फ्लेशन की रेट कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ कितनी, सर्विस सेक्टर की, और साथ में प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी है 2022-23 और 2023-24 के लिए। जब हम इसे कवर कर लेते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि इस बार सरकार को 18 लाख करोड़ का उधार लेना है। लेकिन साथियों में यह बात करनी जरूरी है, देखो कि अगर हम इस बार का बजट बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सरकार को पैसा कहां से मिलता है, सरकार पैसा कहां खर्च करने वाली है, बात को समझ के चलेंगे, पीडीएफ में आप सब कुछ आसानी से देख पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि लगभग 45.03 लाख करोड़ का जो इस बार बजट होने वाला है, इस बजट की जो 18 लाख करोड़ रुपए वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आएंगे, वो उधार से लिए जाएंगे। और जब अगर आप उधार को देखते हैं तो यहां पर पता चलता है कि लगभग 34% जो पैसा है वो उधार से लिया जाएगा। 34% होगा, क्योंकि आप 45 और 18 का रिलेशन देखेंगे अगर, तो 34% के नियर बाई होगा। सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आएगा। लेकिन जनरली तौर पर ये सोर्स ऑफ इनकम में नहीं मानना चाहिए। ये तो रिमेनिंग पोर्शन जो हम पूरा करते हैं उधार लेकर, अगर हम बात भारत की करें तो सबसे ज्यादा पैसा जो आएगा, याद रखना, वो जीएसटी से होगा। हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, देखो यहां पर कि जब हम बात करते हैं सारी इनकम के बारे में, तो 34% जो पैसा होगा, मैंने बताया, वो लगभग आपके पास बोरोइंग से होगा, यानी कि उधार से लिया जाएगा। जबकि हम बात करते हैं 17% पैसा जो होगा देश का लगभग, वो जीएसटी से होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से होगा। यानी कि टैक्सेशन ही सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम का है। लेकिन इसमें से अगर हम बात करते हैं किसकी, जीएसटी की, तो वो अकेले 17% देता है। अगर इनकम टैक्स की बात करें, ये सेकंड पोजीशन पर होगा। यहां से हमारे पास लगभग इनकम टैक्स से 15% होगा। जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, जो कंपनीज को अपने प्रॉफिट का देना पड़ता है, ये भी लगभग सरकार की 15% इनकम को जनरेट करता है। अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली चीजों पे लगती है, लगभग भारत की इनकम में ये एक्साइज ड्यूटी 7% का कंट्रीब्यूशन करती है बजट में। इसके अलावा जो नॉन टैक्स इनकम होती हैं, जैसे कि फी होती है, फाइन होता है, पेनल्टी होती है, जो सरकार के उधार दिए हुए हैं उनका ब्याज होता है, डिविडेंड होता है, इस तरह का जितना भी अमाउंट रहता है सरकार को, वहां से भी लगभग 6% का कलेक्शन होता है। सरकार को कस्टम ड्यूटी से भी कुछ मिल जाता है, लगभग 4%, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से होता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोदी सरकार पर, जो वर्तमान सरकार पर एक आरोप लगता है बार बार, सही है या गलत है ये फैसला मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह आरोप लगता है कि मोदी सरकार लगभग सब कुछ बेच रही है। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है यहां पर या नहीं? तो इस 45 लाख करोड़ में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो होंगे सरकार वो डिसइन्वेस्टमेंट से रिसीव करेगी। यानी सरकार अपनी एसेट्स को, अपनी संपत्ति को बेचकर जो रिसीव करेगी, लाइक एयर इंडिया को बेचा था, एलआईसी के हिस्से को बेचा था सरकार ने, बहुत सारी कंपनीज को पिछले 2-3 सालों में बेचा है, उसी प्रकार से कुछ बेचेगी सरकार। और डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार लगभग यहां पर 2% का कलेक्शन करेगी मात्र। और ये 2% कलेक्शन जो होगा, ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट से होने वाला है 2% का कलेक्शन। ये वो तरीके हैं, क्योंकि यहां सीक्वेंसिंग ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, और किसकी वैल्यू कितने % के बराबर है। लेकिन अगर बात करते हैं कि सरकार पैसे को खर्च कहां करती है, तो मेरे भाई याद रखना कि सबसे बड़ा खर्चा जो लगभग मैं बात करूं अगर आपसे, तो हमसे ब्याज देने में लगभग 10.8 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 11 लाख करोड़ आप कह सकते हो कि हमारे देश की सरकार को सिर्फ ब्याज में देना होगा। इतना उधार है हमारे ऊपर कि अगर उसका सिर्फ ब्याज निकाला जाए ना, तो आप सोचिए कि वो 10 लाख करोड़ के बराबर हो जाता है, 11 लाख करोड़ हो जाता है। और ये 11 लाख करोड़ रुपए कितना बनता है? तो ये 20% बनता है। यानी कि सबसे बड़ा एक्सपेंस अगर पूछा जाएगा तो भी हमें बताना है, बोरोइंग्स पर दिया गया इंटरेस्ट होगा, ब्याज होने वाला है।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो टैक्सेस में राज्यों को हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे टैक्सेस में राज्यों के साथ भी केंद्र को शेयर करना पड़ता है, 18% होगा। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की स्कीम है, उस पर 17% देना होगा। जो स्कीम्स राज्य सरकारों की है जिनमें सेंटर भी हिस्सेदार होता है, उसके लिए 9% अलग से देना होगा। जो सब्सिडी दी जाती है इस पर लगभग 7% होगा। और सब्सिडी आप जानते हैं जैसे कि अनाज पे दी जाती है, ये 7% का मतलब कितना हो रहा है, लगभग 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि सरकार ने यह कहा कि अगले 1 साल तक जो अनाज है भारत में, गेहूं और चावल जो मिलते हैं गरीब लोगों को, प्रायोरिटी कार्ड होल्डर्स को, वो फ्री मिलेंगे। और इस वजह से सरकार को लगभग 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो सब्सिडी पे देने पड़ जाएंगे, जो कि 7% होगा टोटल बजट की वैल्यू का। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे देश में डिफेंस होगा, जो हमारे देश का सबसे मजबूत स्तंभ है इस समय, और डिफेंस को मजबूत करने के लिए लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास जो बजट हम खर्च करने वाले हैं, 5 लाख करोड़ के नियर बाई की वैल्यू होगी जो डिफेंस पर देंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर ब्याज को छोड़ देते हैं, ब्याज के अलावा भारत में जिन चीजों की बात होती है उनमें सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होगा, तो डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है भारत के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात पेंशन की करते हैं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनको जो पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से, विधवाओं को, विकलांगों को और सीनियर सिटीजन को पेंशन दी जाती है, तो इस तरह की पेंशन पर लगभग सरकार को 1.5 लाख करोड़ के आसपास का खर्च आता है, जो कि बजट की वैल्यू का 4% होता है। इसी तरह से जो फाइनेंस कमीशन ने कहा है पे करने के लिए, वो देना पड़ता है, बाकी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, इसके अलावा सैलरी देनी पड़ती है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि डिफेंस का खर्चा कितना है, सब्सिडी का खर्चा कितना है, पेंशन का कितना, और सबसे बड़ा 20% जो होगा वो इंटरेस्ट देने पे चला जाएगा, जो हमारा उधार है हमारे ऊपर, यानी कि देश की जीडीपी की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी वैल्यू आती है, लेकिन बजट का ये 20%, 1/5 पोर्शन हो जाता है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है देखो यहां पर समझने के लिए। लेकिन जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो समझने की चीज है, क्योंकि इसमें बारीकी से अगर आप नहीं समझते तो बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं भाई। और एक दिन में कितने पढ़े भाई, क्योंकि भाई एक दिन में कितने भी पढ़े क्लास को, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है, लॉजिकली चीजें क्लियर करनी होती है कि इनकम टैक्स में क्या प्रावधान किया गया। देखो हर जगह एक न्यूज मिल रही है हम लोगों को सुनने के लिए कि 7 लाख की इनकम तक सरकार ने माफ कर दिया है। अगर 7 लाख की इनकम तक माफ कर दिया है, तो यहां 3 लाख से 6 लाख की इनकम पर 5% की वैल्यू कैसे शो की जा रही है। देखो हमारे देश का जो इनकम टैक्स प्रोविजन था अब तक, उसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए तक जो टैक्स है वो नहीं लगता था। उसके बाद 2.5 से 5 लाख था, 5 से 7.5 लाख था, 7.5 से 10 था, 10 से 12.5, 12.5 से 15, और 15 लाख से अबव की वैल्यू पर लगता था। लेकिन सरकार ने यह कहा है अब की बार पर्सनल टैक्स स्लैब के अंदर कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील रहेगा। अगर इनकम 3 से 6 लाख तक आती है तो 5% देना होगा। अगर 6 से लेकर 9 लाख तक आती है तो 10% देना होगा। अगर 9 से लेकर 12 लाख तक आती है तो 15% देना होगा। 12 से लेकर 15 लाख तक आती है तो 20% देना होगा। और अगर 15 लाख से अबव आती है तो 30%। लेकिन उन लोगों को यहां फायदा मिलेगा, ध्यान रखना, जिनकी इनकम 7 लाख से कम होती है। अगर मान लीजिए किसी की इनकम 6 लाख है, 6.5 लाख या 7 लाख है, उसकी इनकम पर टैक्स तो बनेगा जो बनता है इस स्लैब के हिसाब से, पर जितना भी टैक्स बनेगा उस अमाउंट को, जिसकी इनकम 7 लाख से कम है, देखो भाई, उसको 87A सेक्शन के तहत उसका जितना भी टैक्स होगा वो रिबेट कर दिया जाएगा। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि 7 लाख की इनकम पे टैक्स तो बनेगा, लेकिन वो रिबेट कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। पर किसी की इनकम अगर 8 लाख रुपए है, 9 या 10 लाख रुपए है, तो उसकी 3 लाख तक ही जीरो होगा, और बाकी 3 लाख से ऊपर 5%, 10%, 15% के हिसाब से लगना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए जिनकी इनकम 7 लाख से कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है कि सरकार ने एक और फैसला किया है इसके अंदर। वो फैसला ये है कि जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, उसकी इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इससे पहले भी यही प्रावधान था कि सरचार्ज जो होता है वो 50 लाख की इनकम तक नहीं लगता। सरचार्ज क्या होता है जनरली, आप देखो, याद रखो कि जब भी टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया जाता है,
एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसे सरचार्ज कहा जाता है। देखो भाई, अगर हम यहां बात करते हैं कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की बात करें अगर, तो इस पर जो सरचार्ज लगेगा वो 10 लाख का होगा। 1 करोड़ से लेकर अगर 2 करोड़ की बात करें तो सरचार्ज जो होगा वो 15% हो जाता है। लेकिन अगर 2 करोड़ से अबव की बात करें यहां पर, तो फिर आपको जो सरचार्ज देना होगा वो 25% देना होगा। इससे पहले क्या होता था, देखो हमारे देश में जिनकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर थी उनको स्पेशली तौर पर 37% सरचार्ज देना पड़ता था। ये 37% वाली स्लैब को इस बार हटा दिया गया, तो 2 करोड़ से अब जिस भी इनकम की बात करेंगे उन सब पर अब 25% का सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा देखो याद रखना है कि यहां पर एक और चीज लगती है जिसे हम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहते हैं। यह बजट में पहले भी होता था और बजट में अभी भी होता है। हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपको सेस देना पड़ता है, यानी टैक्स देना पड़ता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की मैं बात करूं तो उसको टैक्स भी देना होता है, उसको सेस भी देना होता है, उसको सरचार्ज भी देना होता है। यानी कि अगर 50 लाख से कम इनकम है तो टैक्स देगा और सेस देगा 4% का, लेकिन अगर 50 लाख के ऊपर है तो टैक्स भी देगा, सरचार्ज भी देगा और सेस भी देगा। यह प्रावधान आपको याद रखना होगा कि 7 लाख से कम इनकम वाले जो हैं, 7 लाख तक इनकम वाले, सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा 87A के तहत जो डिडक्शन हो जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो बजट है, क्योंकि बजट में जो लगातार घाटा हो रहा है ना, वो बहुत बहुत काम का होगा कि इस बार बजट में क्या क्या घाटा होने वाला है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास कई प्रकार के डेफिसिट होते हैं, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ती है सबसे पहले, क्योंकि हमारे देश में देखो एक चीज मैंने आपको बताई कि इस बार हम जो उधार लेंगे वो लगभग इतना उधार लेंगे। ये जो उधार होता है इसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा बोलते हैं। देखो भाई इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, जो कि 17,86,000 करोड़ का होगा। और एज ए परसेंटेज में बात करूं तो ये जीडीपी का लगभग 5.9% का होगा। इसे जीडीपी का 5.9% कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि इसमें से लगभग मैंने कहा कि हमें 10.8 लाख करोड़ रुपए जो होंगे वो ब्याज में देने होंगे। जब हम ब्याज को घटाने के बाद देखेंगे तो लगभग भारत को यहां पर 7 लाख करोड़ की जरूरत और पड़ेगी। यानी कि 17 में से 7 लाख करोड़ रुपए जो होंगे ब्याज घटाने के बाद उसे कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तो ब्याज की वैल्यू घटाने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। यानी 7 लाख करोड़ जो होगा, अगर आप इसे परसेंटेज में देखेंगे तो ये लगभग जो प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास होने वाला है फिस्कल के बाद, ये 2.3% होगा। ये 7 लाख करोड़ का मतलब है 2.3% होगा। देख लो यहां पर, तो फिस्कल डेफिसिट पूछेगा तो 5.9 बताना है 2023-24 के लिए। अगर बात करते हैं प्राइमरी की तो ये 2.3% हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें जितनी भी इनकम सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, अगर आपने बजट को एनालिसिस किया है कभी भी इससे पहले या कॉन्सेप्ट को याद किया है, तो एक रेवेन्यू नेचर की इनकम और रेवेन्यू नेचर के खर्चों पर डिटेल दी जाती है हमें। वो इनकम या वो खर्चे होते हैं हमारे जो कि रेगुलर होते हैं, जो टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन वाली इनकम होती है, और साथ में जो हमारे सब्सिडी, पेंशन और जो बाकी के एक्सपेंसेस रहते हैं, जनरली इंटरेस्ट के एक्सपेंस रहते हैं, इन सब में डिफरेंस को देखें तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है, जो कि लगभग 2.9% होगा। लेकिन मजेदार देखो बात क्या है इसमें, मजेदार बात आपको समझ आ रही होगी। सर आप पढ़ाते हैं कि FRBM एक्ट 2003 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमें फिस्कल डेफिसिट को 3% करना है जीडीपी का, वो भी 2008-9 वर्ष तक। रेवेन्यू डेफिसिट को हमें 0 करना है 2008-9 वर्ष तक। सर 2008-9 को गए हुए तो 20-22 साल गुजर चुके, तो क्या आज तक हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए? तो हमारे फिगर्स बताती है, हमारे आंकड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी हमारे पास फिस्कल डेफिसिट 5.9 की बात कर रहे हैं हम, और रेवेन्यू डेफिसिट 2.9 की कर रहे हैं, जो कि 0 हो जाना चाहिए था। अब आप समझ सकते हैं यहां पर कि फिस्कल डेफिसिट बताता है कि हमें कितना उधार लेना होगा, और यह हमारे राजकोषीय घाटा कहलाता है।
इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत में लगातार जो है ना वो डेट ट्रैप की स्थिति बनती जा रही है। क्यों? हम लगातार उधार लेते जा रहे हैं और उसके ऊपर ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। हम उधार वापस कर ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, यहां तक कि ब्याज भी उधार लेकर ही दे रहे हैं यहां पर। तो सोचिए कि हम इस स्थिति से कब बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि लगभग आप देख पाएंगे यहां पर कि भारत के ऊपर इस बार कितना हो जाएगा, 17 या 18 लाख करोड़ का उधार तो अभी भी हमारे पास है। और साथ में एक वैल्यू कहलाती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि 1.7% का होगा। यही वो डेटा है देखो जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। इन सारे डेफिसिट के फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्चुअल क्लास में कवर करते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग के साथ साथ आज पता चल रहा है कि कितना कितना उधार हमारे ऊपर होने वाला है। तो ये सब याद रखेंगे हम लोग। ओवरऑल इस पीडीएफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा आपके पास। लेकिन साथ ही हम बात कर सकते हैं कि इस बार के बजट के अनुमान में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस बार घाटा कितना रहने वाला है, तो इसी बात को देखो मैंने सिखाया कि हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट 5.9% रहेगा, देखो ये लगभग 17,86,000 करोड़ का होगा। जो राजस्व घाटा 2.9% होगा, मैंने वैल्यू में बताया लगभग 8.69 लाख करोड़ का होगा। जो हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7 है, ये यहां पर 4.99 लाख करोड़ का 49 लाख करोड़ का होगा। जबकि जो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू होगी वो लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास होगी। ये देखो हमने विदाउट कैलकुलेशन के यहां पर अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज में कैलकुलेट कर लिया था पहले। तो नंबर्स में पूछ सकता है, परसेंटेज में पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछे, लेकिन आंसर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बजट में, क्योंकि देखो बजट में बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं कि सरकार कहां कहां से रिसीव करने वाली है, कहां कहां सरकार खर्च करने वाली है, ये सारी जानकारी देखो मैं आपको लगभग इसमें बता चुका हूं। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि इस बजट को पूरा करने के लिए जो डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो मंत्रालय हमारे पास, हम लगभग कितना खर्च करने वाले हैं, जितने भी खर्चे करेगी भारत देश में। मैंने जैसे अभी कहा था कि पेंशन में हमारा लगभग खर्च होने वाला है इस बार 2,34,000 करोड़ रुपए का होगा। जो डिफेंस में हम लोग खर्च करने वाले हैं लगभग 4,32,000 करोड़ का होगा। जो फर्टिलाइजर में खर्च करेंगे वो 1,75,000 करोड़ का होगा। जो खाने पीने पर मैंने कहा लगभग खर्च होगा फूड पर 1,97,000 करोड़ का होगा। इसके अलावा पेट्रोल पर खर्च होगा हमारा, किसान योजनाओं पर खर्च होगा। आप जानते हैं पीएम किसान योजना के तहत भी सरकार खर्च करने वाली है ओवरऑल। तो जितना पैसा देखो यहां पर हम खर्च करेंगे ओवरऑल, वो याद रखेंगे सारी की सारी वैल्यूज, कितना कितना पैसा किस फंड में एलोकेट होगा। अगर आप स्टूडेंट और एस्पिरेंट हैं, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। लगभग में भी आंसर याद है अगर कि एजुकेशन के लिए सरकार ने 1,12,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6-6 हजार रुपए मिलते हैं किसानों को हर साल, लगभग 60,000 करोड़ खर्च होंगे इसमें। सरकार जो हेल्थ पे खर्च करेगी वो लगभग 88,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार हेल्थ पे करने वाली है, स्वास्थ्य पर। इसी तरह से बाकी चीजों की बात करें एनर्जी के सेक्टर में या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उन पर खर्च करने वाली है। तो सरकार कहां कितना खर्च करेगी, किस मंत्रालय के लिए कितना देगी या किस डिपार्टमेंट के लिए कितना देने वाली है, इसे स्पेसिफिक तौर पर आपको याद रखना है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। देखो इनको समझने के साथ साथ हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। जब आप इसको इस पीडीएफ की तरह से पढ़ेंगे, एक एक लाइन आपके पास होगी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत जो है, अगर दुनिया में सर्विस एक्सपोर्ट करने की बात करें, दुनिया में जो सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज है दुनिया भर के अंदर, भारत जो है उसने कहा है कि भारत जो है वो 7वें स्थान पर पहुंच गया। 7वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर जो है वो भारत बन चुका है। अगर हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो लोग अपने परिवार को भेजते हैं, जब लोग विदेश में रहते हैं और अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, इस मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी हिंदी में कहें तो प्रेषण जो है वो लोग अपने परिवार को भारत में ही भेजते हैं। इस मामले में नंबर 1 हो चुका है। अगर हम बात करें भारत में सभी लोगों को जीवन को बेहतर बनाने का काम करना है, लेकिन जो सरकार एक योजना लेकर आई थी पिछले बजट में, जिसके तहत लगभग 14,500 से भी ज्यादा स्कूल्स बनाने हैं,
सरकार ने कहा है कि इन्हें 2027 तक हम इन स्कूल्स को बना लेंगे जिन्हें पीएम श्री योजना कहा जाएगा। तो जीडीपी में भारत 5वें नंबर पर है, एक्सपोर्टर के मामले में भारत 7वें नंबर पर होगा। अगर हम बात करें कि भारत में जो एनपीए होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, जो बैंकों का पैसा डूब जाता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि बैंक, स्पेशली सरकारी बैंक का पैसा लगातार डूब रहा है भारत के अंदर। तो भारत में जो सरकारी बैंकों का पैसा डूब रहा है उसमें थोड़ी सी कमी हो गई है अब, और वो 5% पर पहुंच गया है लगभग। भारत का एनपीए जो होगा वो 5% का होगा। भारत में अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट चलेंगी, लगभग 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा सरकार ने पिछले बजट में की थी। उसी बजट को दोबारा से दोहरा दिया है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट होंगी। देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। देश में लगभग जो डिजिटल तरीके से लेन देन है, यूपीआई के माध्यम से लेन देन है, लगभग 782 करोड़ का जो लेन देन हुआ है वो अब, क्योंकि सभी के मोबाइल और जो बैंक अकाउंट है उनको लिंक कर दिया गया और लोग कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जब किसी के भी अकाउंट में डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू, यूपीआई कहलाता है वो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और लगभग 782 करोड़ का लेन देन है। पिछले 8 सालों में, यानी जो मोदी सरकार के लगभग 8 साल की बात हम कर रहे हैं यहां पर, तो जो पोर्ट्स हैं इनकी जो क्षमता है, पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है उनको डबल करने की बात की गई कि लगभग हमने इसको डबल कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि महिलाओं को, युवाओं को, जितने भी वंचित वर्ग हैं उन सभी पर फोकस किया है सरकार ने, और अलग अलग तरह की जो इंफॉर्मेशन है आपके काम के लिए उसको बताया गया। सरकार अभी हाल ही में जो कि भारत के अंदर एक प्रोग्राम चलाने वाली है उसके लिए करीब करीब 2200 करोड़ रुपए का खर्च करेगी सरकार। भारत के अंदर जो कृषि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब जानते हैं कि 2023 जो वर्ष है इसे यूएनओ ने क्या कहा है? इसे यूएनओ ने कहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स के नाम से। बाजरे और मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया गया, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि हम मोटे अनाज और बाजरे के लिए एक श्री अन्न नाम की योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहां से आपको यूएन की उस लिंक, उस योजना का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से हम पशुपालन को बेहतर करेंगे, यहां पर इसकी बात की गई है। संपदा योजना जो है उसके लिए सरकार ने लगभग 6000 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये मत्स्य संपदा योजना किसके लिए काम करती है? मछलियों के पालन के लिए काम करती है, मछली से संबंधित होती है यहां पर। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि देश में लगभग 63,000 सहकारी समितियां जो हैं उनको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, यानी जो सहकारी समितियां या बैंक होते हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। लगभग 63,000 है देश के अंदर। यह भी कहा गया कि देश में लगभग 157 नए नर्सिंग कॉलेज है उनकी स्थापना की जाएगी। देश के अंदर 2047 तक हमारे पास जो मिशन है वो चलाया जाएगा ताकि एनीमिया को खत्म किया जा सके। एनीमिया जो बीमारी होती है, आप जानते हैं इस बीमारी को 2047 तक खत्म करने का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया, स्पेसिफिक याद रखना है। सरकार ने यह भी कहा कि हमारे देश में लगभग जो लैब्स हैं रिसर्च के लिए उनको बेहतर बनाया जाएगा, रिसर्च की जाएगी भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में। उसके बाद यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, डिजिटल पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो ये सरकार के द्वारा किए गए कुछ फैसले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा देखो हर एक चीज पर सरकार ने फोकस किया। जब आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे सारी चीजों को, जो हमारे देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग है, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज है, जो वंचित वर्ग है, सरकार उनके लिए भी 15,000 करोड़ रुपए देगी, जो कमजोर जनजातीय समूह है हमारे देश में। इसके अलावा अगर आप देखो जो एकलव्य मॉडल स्कूल है देश के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, वहां लगभग 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात, टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा 38,000 के आसपास। जो देश में कर्नाटक में जो सूखा क्षेत्र है वहां पर 53,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा पीएम आवास योजना जिसमें हर गरीब को घर देने की बात है, इसमें लगभग 79,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने प्रोवाइड किए हैं पीएम आवास योजना के तहत। भारत में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी
कि भारत में जो पुरानी जो शिलालेख हैं भारत के अंदर, जो बेसिकली इंस्क्रिप्शन है भारत के अंदर, उसका एक पूरा म्यूजियम बनाया जाएगा हैदराबाद के अंदर। यह सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हैदराबाद में एक म्यूजियम होगा एंशिएंट इंस्क्रिप्शन का, पुराने शिलालेख का, और यह भंडार किया जाएगा, यह डिजिटल माध्यम से सेव किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में बनाया जाएगा। गरीबों के लिए यहां पर अनाज की बात की गई कि उन्हें मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया गया इसके अंदर पूरी तरह से। तो लगभग ये सारी बातों को आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर एक बार, तो आपके पास चीजें क्लियर हो जाएंगी एक एक करके। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर किया गया है। सारे प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। देश में लगभग 50 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। देश में लगभग 50 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। देश में जो परिवहन क्षेत्र है उसको मजबूत किया जाएगा। साथ ही देखो यहां पर सरकार ने भी कहा है कि सभी शहरों को एडवांस किया जाएगा, यानी कि सभी शहरों में बेसिक सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। देखो अभी हमारे पास एक UIDF के नाम से भी होगा। अभी तक देखो हमारे देश में क्या होता है कि सरकार RIDF बनाती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये RIDF नाबार्ड के अंदर काम करता है और गांव का विकास का पैसा यहीं से दिया जाता है सरकार द्वारा। लेकिन सिर्फ गांव का विकास ही क्यों होगा, शहरों का विकास क्यों नहीं होगा? नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो संस्था के माध्यम से UIDF बनाएगी सरकार, और हर बार शहरों का विकास करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए हर साल दिया करेगी। तो 10,000 करोड़ रुपए एनुअली दिए जाएंगे शहरों का विकास करने के लिए, यानी UIDF। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसके शहरों का विकास बेहतर हो पाएगा। देश में लगभग सभी जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, जो सफाई होती है, जो सीवर कनेक्शन होते हैं, उनको मैकेनिकल किया जाएगा, इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये सरकार द्वारा कहा गया इसके अंदर। उसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है हमारे देश में कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो कि हमारे देश में अलग अलग महिलाएं हैं, देखो यहां पर, तो महिलाओं की और लड़कियों के लिए एक सरकार योजना लेकर आई है। महिलाएं और लड़कियां जो वो 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती हैं, और जनरली जो मार्केट में बैंक में रखने का ब्याज मिलता है उससे ज्यादा ब्याज उन्हें मिलेगा। तो लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो अपनी सुरक्षा महिला सम्मान बचत पत्र में इन्वेस्ट कर सकती हैं। 2 लाख रुपए तक 2 साल के लिए 7.5% के ब्याज पर रहेगा। इसी तरह जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के माध्यम से जो जमा कर सकते थे 15 लाख रुपए, उसकी लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया। यहां पर हमने सब कुछ अवेलेबल कराया है, आपको पूरी डिटेल्स देने की कोशिश की है कि लगभग देश में जितनी भी चीजें हैं हमारे पास उनको कवर अप किया जाए यहां पर। और फाइनली आपको ये याद रखना है, देश में इंजीनियरिंग के लिए 5G के लिए जो लैब्स है वो बनाई जाएंगी। लगभग 100 लैब्स बनाई जाएंगी, 100 लैब बनाई जाएंगी 5G सर्विसेज के लिए। तो यहां पर हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात की गई है। बजट में सारे अलग अलग तरह के प्रावधान किए गए हैं ओवरऑल मिलाकर। लेकिन महिलाओं के लिए मैंने स्पेशली कहा आपसे कि 2% 2 साल के लिए वो पैसे को जमा कर सकती हैं, और जो हमारे पुरुष वर्ग है यानी सीनियर सिटीजन, वो भी 15 की जगह 30 लाख रुपए तक रख सकते हैं। और उसके अलावा यह भी कहा गया है देश में कि जो हमारे पास एक मिक्स जो मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खुलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, उसमें जो लिमिट 4.5 लाख रुपए थी उनको बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया, और जो लिमिट ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया। ये जो प्रावधान है बस आपको याद रखने हैं कि हमारे देश में लगभग इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है ओवरऑल, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे एक बार ओवरऑल इस फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए सब कुछ हमने यहां पर आपको अवेलेबल कराया है कि किस में कितना खर्च होने वाला है। तो होपफुली आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपका कोई एग्जाम वनडे का हो या कोई एग्जाम आपके पास UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और आपने सही पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है, तो फिर आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो मिस नहीं होने वाला है। इस पूरी PDF को एक बार रीड आउट करना है, और इसके साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को जो बजट की क्लासेस में जनरली आप पढ़ते हैं मेरे साथ कैरियर व्हील ऐप के माध्यम से, उसके पास अगर नोट्स आपके पास हो उसको, तो उसको भी लेकर चले, तो उसके बाद कभी भी आप इस डेटा को भूल नहीं पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो ऑब्वियस आपको पहले से हो चुकी होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा
कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, क्या कुछ नई चीजों की स्थापना पर सरकार ने बात की हुई है। तो आज के लिए इतना है। ऑब्वियस है इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो बजट से संबंधित प्रावधान और इकोनॉमिक सर्वे की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।